नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो तेल को जीएम की ज़रूरत है। ये सवाल इसलिए क्योंकि SEA यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है और जिसमें जीएम क्रॉप की वकालत की है। सीनियर सरकार को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि ऑयल सीड में जीएम को अलाउ करना बहुत ज़रूरी है और इसी से उत्पादन में क्रांति आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जीएम को लेकर जो तमाम तरह के सवाल हैं उन सवालों के जवाब आ गए हैं? क्या वाकई जीएम की ज़रूरत है या फिर जीएम क्रॉप आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए बाकी विकल्पों को आजमाने के बाद? इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिराज हुसैन साहब, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। हमारे साथ हैं विजय डाटा साहब जो कि MD हैं विजय सॉल्वेक्स के, और साथ ही बीबी मेहता हैं ED हैं SEA के। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल सिराज हुसैन जी आपसे होगा सर। हालांकि ये डिबेट बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन हम ये डिबेट आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि SEA ने एक बार फिर से सरकार को चिट्ठी लिखी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ताज़ा हालात को देखते हुए क्या आपको भी लगता है कि जीएम क्रॉप को अलाउ करना चाहिए ऑयल सीड में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है जो पिछले 22 साल से पेंडिंग है और यूपीए के 10 साल में और एनडीए के 10 साल में और 11 साल हम कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट के 11 साल में इस पे कोई फैसला सरकार नहीं कर सकी है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो आपके इल्म में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को ये फैसला दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में एक पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी में इसकी सभी जावियों पे नजर रखी जाए, नेशनल पॉलिसी बने, सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन हो, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, स्टेट गवर्नमेंट, फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव से, और उस नेशनल कंसल्टेशन के बाद 4 महीने के अंदर अंदर पॉलिसी बने। अब देखिए, ये जजमेंट आया था जुलाई 23 को, 4 महीने हो रहे हैं, आज हो गए 4 महीने। तो हम, जहां तक मेरी नॉलेज में है, ऐसा कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है। एक चीज हमें और इसमें समझनी चाहिए कि जीएम क्रॉप्स के जरिए हम चाहते हैं कि हमारे ऑयल सीड्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। मस्टर्ड का केस तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही है, हाँ, और सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। लेकिन इन दोनों ही क्रॉप्स में मृत्युंजय एक बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि जो प्रोडक्टिविटी में मस्टर्ड में खास तौर से इजाफा हुआ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन के प्रयासों से, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ा, मगर फार्मर्स को एमएसपी नहीं मिल पाया, इंडस्ट्री फार्मर्स को एमएसपी नहीं दिला सकी। और आप देख ही रहे हैं कि सोयाबीन में जो मौजूदा प्रोडक्शन है उसको भी एमएसपी इंडस्ट्री नहीं दिला पा रही है। तो अगर जीएम क्रॉप्स के आने से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है, तो क्या किसानों को एक फेयर प्राइस मिल सकेगा? राइट, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपने पूछा है और ये सवाल बीबी मेहता जी आपसे भी है, चूँकि आपने चिट्ठी लिखी है, आप SEA के ED हैं। सिराज जी कह रहे हैं कि ठीक है, आपके प्रयास से मस्टर्ड का प्रोडक्शन बढ़ा भी है, लेकिन हालत यह है कि MSP नहीं मिल पा रही है किसानों को और आप लोग MSP नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो जब आप GMO की वकालत कर रहे हैं तो क्या आप इस बात का भरोसा दे पाएंगे कि भाई GM क्रॉप का जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो किसानों को अच्छा प्राइस मिल पाएगा? अब हम इस सब्जेक्ट को 2 में डिवाइड कर देते हैं। क्या हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, उससे पहले फोकस करें, बाद में दूसरे पॉइंट। आज हमारा जो टोटल इंपोर्ट है, जो आप जानते हैं 16 मिलियन है, टोटल रिक्वायरमेंट 26 मिलियन है। कम से कम उसके वजह से आज हमारे यहाँ 60% डिपेंडेंसी हो गई है। हमारी इंडस्ट्री, चाहे सॉल्वेंट इंडस्ट्री हो, रिफाइनरी इंडस्ट्री हो, ऑयल में 30% से 40% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है। जैसे इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव में बोलूं कि आज तेल क्यों लाए, हम तेल क्यों नहीं लाए? अगर इम्पोर्ट ही करना है तो इससे बेहतर हम तेल पैदा ज्यादा करें ताकि हमारा इम्पोर्ट कम है, उसकी इम्पैक्ट इम्पोर्ट पे आएगी। पहले MSP अलग रखे हम थोड़ी देर के लिए, इम्पोर्ट कम होगा। हमारा फोकस है अगले 10 साल में हमारा जो प्रोडक्ट आज 35 मिलियन है वो 50 मिलियन तक लेके जाना जरूरी है। तो आपका जो आज डिपेंडेंस 60% है वो कम से 30-40% तक डिपेंडेंस कम करके ले सके। नहीं मेहता जी, ये डिपेंडेंसी कैसे कम होगी? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ। वही भी आपको मैं आपको इस पे एक सवाल जोड़ता हूँ सर
कि अभी आप देखिए अभी सिचुएशन क्या है। अभी हमारे पास ऑयल सीड की कमी नहीं है, है ना, सोयाबीन पर्याप्त है, मस्टर्ड पर्याप्त है। दिक्कत हमारे सामने है क्रशिंग की। क्रशिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मील का एक्सपोर्ट ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो वायबल नहीं है बिकॉज ऑफ DDGS। तो जब आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ऑयल सीड का तो हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, उसमें बाकी फैक्टर भी तो ऐड होंगे। मृत्युंजय साहब, एक टेम्पररी फेज है, 1 साल 6 महीने का। वो लेट अस लुक एट 10 ईयर प्रोग्राम। और 1 साल 6 महीने के लिए मत देखिए अभी। आप अगले 3 महीने के देखते हैं। मैं अगले 10 साल के लिए बात कर रहा हूँ कि अगले 10 साल में हमको क्या करना चाहिए। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका रास्ता निकलेगा। अच्छा। कंजम्पशन बढ़ेगा और यही कंज्यूम हो जाएगा, आपका इम्पोर्ट कम होगा। आप 3 महीने के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए सोचते हैं कि भाई MSP नहीं दे सकते। हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में ग्लॉट है सोयाबीन मिल का, सारे मिल डाउन है, कम से 7 से 17 डॉलर डाउन है। तो मिल इज नॉट सपोर्टिंग द MSP, ओनली द ऑयल इज सपोर्टिंग। आपने देखा 20% गवर्नमेंट ड्यूटी कर दी हो, वही ये वही आप MSP पे पहुंच जाएंगे। नहीं, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है, ठीक है मैं आपके पास आता हूँ। अब जरा डाटा जी ये बताइए कि जब GMO की वकालत की जा रही है तो आपको नहीं लगता कि GM को पीस करना एक आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए, और जो बाकी के टूल्स हैं उत्पादन बढ़ाने के या उत्पादकता बढ़ाने के, पहले उसको आजमाना चाहिए। और उसका इम्पैक्ट हमने देखा भी है। आप देखिए मस्टर्ड का उत्पादन हमारा बढ़ा है, मस्टर्ड की मॉडल फार्मिंग भी सी के जरिए हुई थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि GMO को डायरेक्ट पीस करना थोड़ी जल्दबाजी होगी रादर देन कि आप पहले बाकी ऑप्शन को एक्सप्लोर करें? देखिए मृत्युंजय जी, हम 60% हमारी आवश्यकता का तेल इंपोर्ट करते हैं। देश में प्रोडक्शन बढ़ाना ऑयल का और ऑयल सीड का बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया है और गवर्नमेंट ने एक मिशन भी बनाया है कि हम देश में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट जितने भी टूल्स अपनाएगी उसमें से GM वन ऑफ देम है, अकेला नहीं है। बहुत सारे टूल्स होंगे। अच्छी क्वालिटी के सीड्स देने में GM एक तरीका होगा। हमने जो मस्टर्ड मॉडल फार्म्स बनाए हैं उसमें अभी तक हमको GM सीड नहीं मिला था। हमने सिर्फ SOP सुधार करके ही ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। हमने फर्टिलाइजर का यूज कैसे हो, इरिगेशन का कैसे हो, पानी का कैसे हो, कि कीटे पतंगों का इस तरीके से मैनेजमेंट हो, उस तरीके से हमने किया है। GM टेक्नोलॉजी वन ऑफ देम है। GM टेक्नोलॉजी प्रूवन एक टेक्नोलॉजी है, पूरे वर्ल्ड ओवर इससे प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो उसको लेकर के, जो मार्केटिंग को लेके, क्रशिंग को लेकर के, एक्सपोर्ट को लेकर के प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन उस प्रॉब्लम्स के डर से हम ये तो नहीं कह सकते कि हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, तो आप भी कह रहे हैं कि GMO को अलाउ करना चाहिए। लेकिन सिराज सर, मेरा आपसे एक सवाल ये होगा, चूंकि जब हम GMO की वकालत करते हैं या जो लोग करते हैं वकालत, तो उसमें एक बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए मस्टर्ड का एग्जांपल ले लीजिए, सरसों, जैसे सी कह रहा है कि सरसों में तो बहुत ज़रूरी है कि आप GMO को अलाउ कर दो। लेकिन दिक्कत ये है कि हम जितना सरसों पैदा करते हैं, क्या उतनी खपत हमारी सरसों की है? मेरे ख्याल से वो नहीं है। हम अभी जितना पैदा कर पा रहे हैं उससे हम कम क्रशिंग करते हैं, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की डिमांड ही उतनी है ना। जब आप बाकी पार्ट में जाएंगे तो वहाँ दूसरे ऑयल की डिमांड है। तो जब डिमांड को हम पूरी तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही पर्टिकुलर एरिया में मीट कर पा रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है कि मस्टर्ड के GM को अलाउ किया जाए, जबकि हमारी उतनी जितनी खपत है उतना हम पैदा कर लेते हैं मस्टर्ड ऑयल की? देखिए, मैं मेहता साहब की और विजय भाई की बात से इस हद तक सहमत हूं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी पे कंप्लीट बैन नहीं होना चाहिए। हमें सारी टेक्नोलॉजीज को एग्जामिन करना चाहिए, और जो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट सभी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करके इस पे एक फैसला करे। अब यहाँ सवाल ये है, मुझे डेटा साहब ने बताया था ग्लोब ऑयल की कॉन्फ्रेंस में बॉम्बे में, कि मस्टर्ड ऑयल की डिमांड इवन साउथ इंडिया में बहुत बढ़ रही है, और वो मस्टर्ड ऑयल को काफी इस्तेमाल करते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ, वगैरह वगैरह कई चीजें उन्होंने बताई थी। मस्टर्ड सीड का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि जब हमारी इतनी ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंस है तो हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हम किसानों को एक फेयर इनकम, एक रिम्यूनरेटिव इनकम इंश्योर कर सकें। अब अगर आप देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में आप ये कहेंगे कि हम धान पे तो 3100 रुपए पे करेंगे, हम बोनस देंगे, और मस्टर्ड पे कुछ देंगे नहीं, और ना हम किसी पल्सेस पे बोनस देंगे। नहीं, इसका तो एक जवाब सिराज जी ये लोग ये देते हैं कि मान लीजिए अभी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है सोयाबीन की या मस्टर्ड की,
तो एक तर्क ये है जीएमओ वालों का कि अगर जीएमओ टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो जब वो बढ़ जाएगी तो अगर प्राइस नीचे भी रहेगा तो भी किसानों का भला हो जाएगा क्योंकि आप ज़्यादा पैदा कर रहे होंगे। ये बात ठीक है, ये तर्क ठीक है सर? बात इनकी ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। देखिए, जीएमओ के बारे में बहुत कुछ चीजें अभी पब्लिक डोमेन में, नॉलेज में बहुत अच्छी तरह नहीं है। अब काफी इसको लेके एक डिबेट है, क्योंकि डॉक्टर क्रांति जब सीआईसीआर के डायरेक्टर थे तो उन्होंने जो जीएम कॉटन वाजपेयी गवर्नमेंट में अप्रूव हुआ था, उसको लेके भी तमाम किस्म के क्वेश्चंस अभी पब्लिक माइंड में है, एक्सपर्ट्स के बीच में है। एक बड़ी अच्छी किताब है, जेनेटिकली मॉडिफाइड डेमोक्रेसी। अच्छा। मैं चाहूंगा कि मेहता साहब भी और हमारे दोस्त डाटा साहब भी उसको देखें किताब को। तो ये जरा जरा नाम रिपीट करेंगे सर? जेनेटिकली मॉडिफाइड डेमोक्रेसी, ओके ओके। बड़ी उम्दा किताब है। डॉक्टर अनिकेत आगा हैं, बफेलो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी किताब है। तो मैं तो खुद ही ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को किसी भी टेक्नोलॉजी पे कंप्लीट बैन नहीं लगाना चाहिए। सारी हमारी गवर्नमेंट में ये गलती हुई कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी कह दिया गया, बिल्कुल बैन लगा दिया, उसके एक्सपेरिमेंट पे भी बैन लग गया। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी की तरफ से पूरी तरह आंखें नहीं मूंद सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी भी हमें एग्जामिन करनी चाहिए, और जो नॉर्मल ब्रीडिंग की टेक्नोलॉजी है जिसपे एसईए ने इतना अच्छा काम करके मस्टर्ड का बढ़ाया है प्रोडक्शन, उस पर भी काम करना चाहिए और एक नीति बननी चाहिए। देखिए, ये कोई समझ नहीं सकेगा और ना गवर्नमेंट इसको एक्सप्लेन कर सकेगी कि 22-23 साल हो गए, आज तक गवर्नमेंट इस पे व्यू क्यों नहीं बना पाई है। हाँ, ये वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी महत्वपूर्ण चर्चा जारी है, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं बात करने के लिए कि क्या खाने के तेल को जीएम की ज़रूरत है। तो अब मेहता जी, मैं एक सवाल, और ये सवाल हमने पूछा भी था, आपसे फिर पूछ रहा हूँ मैं कि आपकी जो मॉडल फार्मिंग है जिसके जरिए हमने मस्टर्ड के प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी देखी, तो आपको नहीं लगता कि उसी के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन कि जीएमओ की डिमांड करें? हम पहले ये टेक्नोलॉजी आजमा लें, ये तरीका आजमा लें, फिर जीएमओ पे आएँ? देखिए, ये टेक्नोलॉजी की जगह पे एसओपी है। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जो हमने सेट की, उसकी वजह से प्रोडक्टिव 20% 30% बढ़ी है। अगर उसके साथ में अगर हम ये भी लाए, जीएमओ लाए, तो और 15-20% प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। वो प्रयत्न, जैसे सिरा साहब ने भी बोला कि वी मस्ट क्लोज आवर आईज अगेंस्ट एनी टेक्नोलॉजी, वी मस्ट एक्सप्लोर कि कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। दूसरा, आपने जो प्रोडक्टिविटी बात की, मैं आपको बताऊं, आज 1150 किलो की एवरेज है। अगर वो किसान 2000 किलो पैदा करेगा, ये तो 1800 पैदा करेगा, एवं प्राइस नीचे जाएगी, फिर भी पर हेक्टर उनकी आमदनी बढ़ेगी वाली है। वो एंगल से आप देखिए, खाली प्राइस में मत देखिए, प्रोडक्टिविटी प्राइस कंबाइन कीजिए। एक हेक्टर में उसको कितना पैसा मिल रहा है? पहले 40,000 रुपये मिलता था, अभी 60,000 रुपये मिलता है। वो ठीक बात है, वो ठीक बात है, वो एक देखना जरूरी है। एंड मॉडल फॉर तो डेफिनेटली एक सक्सेस स्टोरी है, काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और ये साल भी हम कम से 1500 मॉडल फॉर्म कर रहे हैं, एमपी, राजस्थान, यूपी एंड पंजाब में। और खास तौर पर हमारा फोकस है लो प्रोडक्टिव एरिया, जहाँ कोटा और जहाँ ज्यादा जो एवरेज आ रही है वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हम लो प्रोडक्टिव एरिया सिलेक्ट करके वहाँ ही मॉडल फॉर्म कर रहे हैं। हम देखा एक अच्छा रिजल्ट मिला है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट जो हमारे जो सहयोगी है सॉलिडारिडाट, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और इंडस्ट्री से भी काफी सपोर्ट मिल रहा है हमको। नहीं, कुछ लोगों का ये, देखिए मेहता जी, मैं तो दोनों पक्षों की बात करता हूँ कि जीएमओ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ये तर्क है कि एक लॉबी काम करती है जीएमओ के फेवर में। मतलब मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अगेंस्ट जीएमओ है उनका ये लॉजिक है कि लॉबी काम करती है और चाहती है कि जीएमओ टेक्नोलॉजी को पुश किया जाए। इसको लेकर के बहुत सारे हेल्थ इशू भी हैं, तमाम चीज़ें, ये तर्क दिए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज वर्ल्ड प्रोड्यूस अबाउट 422 मिलियन टन ऑफ सोयाबीन। उसमें से खाली इंडिया छोड़ दीजिए 12 मिलियन, 410 मिलियन तो जीएमओ सोयाबीन है और पूरी दुनिया का है। आज एक दूसरा उदाहरण दूं, हमने 2007-2008 में कॉटन सीड लाए, जीएम तो है आज।
तभी हमारी प्रोडक्टिविटी जो मिल्स के 200 लाख की मिल्स है, अभी 350 लाख पे मिल्स के पहुंच रही हमारी। ठीक है। प्रैक्टिकली कॉटन सीड जीएम ही है अपने यहाँ, और जीएम से आपको कॉटन मिल रहा है और सीड मिल रहा है। सीड से हम केक बनाते हैं, आपके दूध में जाती है, तो उसको नुकसान नहीं। हमारे सामने कॉटन का दाखला है, सामने खड़ा है कि हमने खुद ने जीएम को अलाउ कर दिया है कॉटन में, इसमें क्या तकलीफ है? नहीं, कॉटन में और इसमें थोड़ा फर्क है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन डाटा जी अब एक सवाल, चूंकि आप मस्टर्ड के ट्रेड से जुड़े हुए हैं, आप जरा हमारे ऑडियंस को बताइए कि मस्टर्ड की हमारी डिमांड कितनी है, मस्टर्ड ऑयल की, और उसके मुकाबले हम कितना पैदा करते हैं सर? देखिए मृत्युंजय जी, मस्टर्ड जितना पैदा होता जाएगा, मेरा विश्वास है हम उतना ही खपत देश में बढ़ा लेंगे। नहीं, अभी का क्या सिचुएशन है सर? सर आपके विश्वास पे मुझे विश्वास है, लेकिन आप ये बताइए कि अभी का सिचुएशन क्या है, ग्राउंड सिचुएशन? देखिए, ग्राउंड सिचुएशन की बात यह है कि सीड कैद होकर के रह गया है सरकारी एजेंसीज के पास। गवर्नमेंट ने मई और जून के महीने में जो सरसों खरीदी थी, उसका वो स्टॉक गवर्नमेंट के पास है। अगर वो मार्केट में रिलीज हो जाए तो क्रश हो जाए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, नहीं, मेरा सवाल दूसरा है डाटा जी। मेरा सवाल ये है कि इंडिया में अभी मस्टर्ड ऑयल की खपत कितनी है, उसके मुकाबले हमारा क्या सीड का प्रोडक्शन पर्याप्त है या कम है, ये बताइए। कम है। देखिए, मैंने फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ, हम लोग 60% रिक्वायरमेंट का तेल इंपोर्ट करते हैं। नहीं, 60% तो ओवरऑल है ना डाटा जी, वो तो मुझे भी मालूम है। 60% जब हम बात करते हैं, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि पर्टिकुलर रीजन में मस्टर्ड ऑयल खाया जाता है। देखिए, जिस चीज नहीं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी पिछले दिनों में गुजरात के बारे में रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। पहले आज से 10-20 साल पहले लोग कहते थे गुजरात में सरसों तेल कोई नहीं खाता। आज गुजरात में बहुत बड़े हाउस होल्ड्स सरसों में एंटर हो गए हैं। क्या आप ये क्लेम कर रहे हैं कि पूरे देश में मस्टर्ड ऑयल खाया जाता है, पूरे देश में? दावे से कह सकता हूँ, इंडिया में कोई स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें सरसों तेल नहीं खाया जाता हो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जितनी डिमांड है, आप ये कह रहे हैं कि जितनी डिमांड है उसके मुकाबले मतलब जो जितनी खपत है उसके मुकाबले हमारी सप्लाई कम है, राइट सर? बिल्कुल। तब तो मस्टर्ड चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से तो सी की डिमांड ठीक है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे सिराज सर ये होगा कि जीएम टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि भाई जीएम ऑयल जो है वो हेल्थ को बड़ा नुकसान करेगा, और बाकी जो तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे दूसरा तर्क ये है कि जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो जीएम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। या फिर जो आप मिल्क खाते हैं, क्योंकि उसमें कॉटन सीड केक का इस्तेमाल होता है, तो वो कैटल फीड जो है वो जीएम होता है। तो इस तर्क से आप सहमत हैं? देखिए, इंडिया जीएम ऑयल का इंपोर्ट तो वैसे अलाउ नहीं करता है एफएसएसएआई के रेगुलेशंस में, लेकिन ऑयल में तो प्रोटीन होती नहीं है, तो इसलिए ये मुमकिन है कि जो ऑयल इंडिया में आ रहा हो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से डिराइव होकर आ रहा हो। ये बहरहाल पॉसिबल है। अब सवाल ये है कि जीएम कॉटन को लेके इतना डिस्प्यूट है कि इंडिया में जो एचटी कॉटन रिलीज ही नहीं हुआ है, उसमें भी 20% एरिया एचटी कॉटन में आ गया है, क्योंकि कई किसानों के संगठन ऐसे हैं, खासतौर से शेतकारी संगठन जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये डिमांड करता है कि जीएम गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए, ये किसानों की डिमांड है। गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है एचटी कॉटन, और एचटी कॉटन हो रहा है। इसी तरीके से ब्रिंजल का जीएम हरियाणा में पाया गया, ब्रिंजल का जीएम इंडिया में अप्रूव्ड ही नहीं है, बांग्लादेश में अप्रूव्ड है, वो आ गया। तो गवर्नमेंट का रेगुलेटरी रेजीम इतना वीक है कि कई कंपनियां जीएम के प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, पेस्टिसाइड का यूज उससे कम होता है, तो गवर्नमेंट को सारी चीजों को कंसिडर करके इसको अलाउ करना ही पड़ेगा। ओके, इन सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा। लेकिन मेहता जी, अब मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो हमारी मतलब ज़मीन है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा खेत है, या फिर जो हमारे तौर तरीके हैं खेती के, जो हमारे किसान हैं, उसके लिए अभी जीएम टेक्नोलॉजी के लिए ये सारे सिस्टम तैयार हैं सर, या ग्राउंड पर कुछ वर्क करना पड़ेगा बड़े लेवल पे, तभी हम इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा पाएंगे? पहले तो एक क्लेरिफाई कर दूं, जो आप टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, आज जो 115-116 लाख टन लास्ट का प्रोडक्शन था, उसका कम से कम 35 to 37 लाख टन का ऑयल बनता है टोटल, अगर क्रश हो जाए तो इतना। और जहां तक ऑल इंडिया का सवाल है, नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में पंजेट ऑयल की प्रेफरेंस है। सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में इतना
पंजर नहीं चाहिए तो रिफाइंड ऑयल खा सकते हैं, उनका रिफाइन करते तो पंजसी चली जाती है, तो बाकी पाम ऑयल जैसे बन जाएगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज्यादा भी पैदा किया हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल रिफाइन एंड इट विल बी कंज्यूम। क्योंकि हमको तो तेल चाहिए पहले, बाद में सोचेंगे कौन सा तेल, पहले तो तेल चाहिए। तेल आपके पास अगर सीड बन रहा है तो तेल बनेगा तो नहीं कोई भी तेल एडजस्ट हो जाएगा। आपकी बात ठीक है कि पहले तेल चाहिए। जो आपने पूछा वेदर वी आर रेडी विद द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर सीड हमको मिल रहा है तो बाकी कुछ उसमें नई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो चाहिए वो सीड में टेक्नोलॉजी है। वो सीड अगर जीएम सीड बना के हमको दिया जाए तो नॉर्मल सोएंगे, उसके बाद में कोई ज्यादा वो तकलीफ नहीं है। अच्छा, उसके बाद में तकलीफ नहीं, सीड तक तकलीफ है कि जीएम सीड जो दे वहां तक है, बात तो सोइंग तो नॉर्मल ही है, जैसे बाकी के सीड करते ऐसे ही होगा। मेरे ख्याल से कोई उसका ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा फर्क नहीं है, अगर ये अलाउ होता है तो ग्राउंड पे इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ये तर्क है। लेकिन अलग अलग तर्क हैं और इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट चली है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या क्लैरिटी आती है। लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम आपको दोनों पक्षों से अवगत कराएं, रूबरू कराएं, ताकि आप खुद भी सोच पाएँ कि क्या वाकई इस देश को जीएम की ज़रूरत इस वक्त है। बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका, डाटा जी आपका और मेहता जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।